आज के क्लास में हम समझेंगे मनुष्य में पाचन के बारे में, मनुष्य में पाचन तंत्र के बारे में। तो मनुष्य में पाचन के बारे में समझने से पहले ये समझते हैं कि पाचन क्या होता है। तो पाचन कम्प्लेक्स फूड यानी जटिल भोजन को सरल भोजन में यानी इजी फूड में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। और पाचन के लिए जितने भी अंग कार्य करते हैं उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं या आहार नाल कहते हैं। हम यहाँ देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र या आहार नाल के बारे में। तो मनुष्य में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं जिसे हम आहार नाल कहते हैं। यानी मनुष्य में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल जो होता है यह एक कुंडलित रचना होती है। आहार नाल कैसी रचना होती है? तो कुंडलित रचना होती है, कॉइल की तरह रचना होती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक की होती है। ये आहार नाल जो होता है उसका लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक का होता है। आहार नाल के विभिन्न भागों के नाम हैं यहाँ नीचे दिया गया। यानी आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे भाग आएंगे वो सारा चीज़ यहाँ पे है। तो पहला मुख गुहा, आहार नाल का सबसे पहला भाग है मुख गुहा। और दूसरा ग्रसनी जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। और ये अगला उसके बाद ग्रास नली, फिर अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। हम समझते हैं यहाँ पे मुख गुहा से लेकर के यहाँ बड़ी आंत तक जो भोजन का पाचन होता है यहाँ तक आने में, तो ये सारी प्रक्रिया के बारे में हम समझते हैं। मुख गुहा में जीभ आते हैं, दांत आते हैं, फिर जीभ दांत के बारे में समझेंगे। फिर इसके अंतर्गत मुख गुहा के अंतर्गत इसमें लार ग्रंथि आते हैं, कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है ये भी समझेंगे। फिर समझेंगे ग्रसनी क्या होता है। तो ग्रसनी यहाँ पे आप देख चुके हैं ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद भोजन ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली में भोजन जाने के बाद ग्रास नली यह एक पाइप नुमा संरचना होती है और यह भोजन के जाने के लिए एक मार्ग का कार्य करता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। उसके बाद हम समझेंगे अमाशय के बारे में, एस्टोमेक के बारे में। तो अमाशय, एस्टोमेक, इसे हम अमाशय कहते हैं। ये जे आकार की होती है। तो फिर उसके बाद हम समझेंगे छोटी आंत के बारे में, छोटी आंत के बारे में, फिर बड़ी आंत के बारे में हम समझेंगे। फिर उसके बाद ये भी समझेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत में बड़ा कौन होता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत में छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। क्यों होती है ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं अब मुख गुहा के बारे में, यानी यहाँ पे मुख के बारे में जहाँ से भोजन शुरू होता है। तो मुख गुहा जो है यह आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा क्या है? आहार नाल का पहला भाग है और यहाँ से ही लोग भोजन करना शुरू करते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, यानी भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। उसके बाद हम देखते हैं यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। यानी मुख जो होता है ऊपरी और निचली जबड़े से घिरी होती है। जैसे ये ऊपरी जबड़े हो गए और ये निचली जबड़े हो गए, तो ये ऊपरी और निचली जबड़े दोनों जबड़ों से घिरा होता है। हम ये भी देखते हैं कि निचली जबड़ा जो है ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऊपरी जबड़ा ऊपर नीचे नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख गुहा में क्या होते हैं? जीभ होता है और दांत होते हैं। जीभ के बारे में समझते हैं। जीभ जो है यह मांसल संरचना है। जीभ करीबन मानव में 10 सेंटीमीटर का होता है और ये जो है जीभ यह भोजन के स्वाद को बताता है कि भोजन कैसा है, खट्टा है या मीठा है या तीखा है। तो फिर ये जानते हैं कि भोजन के स्वाद जो है बताता है जीभ, वो कहाँ से कौन से स्वाद बताता है। तो ये जीभ का सबसे पहला भाग जो है ऊपरी भाग, इससे ही स्वीट का पता चलता है, यानी मीठा का पता चलता है कि भोजन मीठा है, इसका पता यहाँ से चलता है। फिर इसके दोनों साइड से, इस साइड से पता चलता है भोजन साल्टी है यानी नमकीन है। उसके बाद इस जगह से पता चलता है कि भोजन खट्टा है और उसके बाद ये इससे पता चलता है भोजन तीखा है। और ये आप जो देख रहे हैं ये मध्य वाली भाग, मिडल भाग जो देख रहे हैं, इससे भोजन का कोई भी स्वाद पता नहीं चलता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जीभ का कौन ऐसा भाग है जिससे भोजन के स्वाद का पता नहीं लगता है। तो भोजन के स्वाद का पता नहीं लगता, वो भाग है मिडिल भाग यानी मध्य भाग है। फिर हम समझते हैं अब
दांत के बारे में। मनुष्य में लगभग 32 दांत होते हैं और यह एक वयस्क मनुष्य के पास 32 दांत होते हैं और बच्चे में यह 20 दांत होते हैं। हम समझते हैं दांत के प्रकार के बारे में। तो दांत यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। एक कृंतक होता है, दूसरा रदनक, तीसरा चवर्णक और चौथा अग्रचवर्णक। दांत के बारे में हम एक वीडियो बना देंगे अच्छे से, अगला वीडियो दांत के बारे में ही बना देंगे। अभी हम सिर्फ यही समझते हैं कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं। किसी दांत का काम होता है पीसने का, किसी दांत का चबाने का, किसी दांत का होता है फाड़ने चीरने का काम। तो फिर हम इसके बारे में अच्छे से एक वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे। आगे हम समझते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ये क्वेश्चन रहेगा कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो हम बोलेंगे मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो ये क्या करता है? तो यह भोजन को गीला बनाता है। यह भोजन को कैसा बनाता है? गीला बनाता है, जिसके कारण भोजन क्या हो सके? नीचे यानी एसोफेगस में जा सके, ग्रास नली में पहुंच सके। और साथ ही साथ क्या करता है? यह जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये लार ग्रंथि जो होते हैं हमारे मुख में होते हैं लार ग्रंथि, वो जीवाणुओं, भोजन में जो जीवाणु आते हैं उसको क्या करते हैं? नष्ट करने का काम करते हैं। भोजन में आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगला हम समझते हैं अब भोजन मुख गुहा से ग्रसनी में जाता है। अब हम समझेंगे फेरिंग्स के बारे में, यानी ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी जो है 2 भागों में बटा होता है, एक निगल द्वार और एक कंठ द्वार। तो हम सबके बारे में समझेंगे। ग्रसनी जो है मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, यानी मुख गुहा का जो पिछला भाग है वो ग्रसनी कहलाता है। यहाँ पे देखिए मुख गुहा का ये पिछला भाग है, ये ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक को हम कंठ द्वार कहते हैं और दूसरा को निगल द्वार कहते हैं। कंठ द्वार जो है यह श्वास नली में खुलता है और इसके आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लैटिस कहलाता है। कंठ द्वार के पास एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे हम एपिग्लैटिस कहते हैं और यह जो है भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह कंठ द्वार को ढक देती है। जब मनुष्य भोजन करता है तब ये क्या करती है? कंठ द्वार को ढक देती है। कौन? एपिग्लैटिस। जिसके कारण क्या होता है कि भोजन जो है श्वास नली में नहीं जा पाता है। इसके कारण भोजन जो है श्वास नली में नहीं जा पाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि एपिग्लैटिस खुला ही रह जाता है और श्वास नली में भोजन चला जाता है, तो फिर वो नाक के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरा होता है निगल द्वार। तो निगल द्वार जो है, यह निगल द्वार जो है आहार नाल का अगला भाग है जो ग्रास नली में खुलता है। निगल द्वार जो है आहार नाल का अगला भाग है जो ग्रास नली में खुलता है। ग्रास नली, यहाँ पे आप देखिए, अब ग्रास नली के बारे में हम समझेंगे। ग्रास नली का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं फूड पाइप, यानी भोजन नली। इससे क्या होता है कि भोजन मुख गुहा से आमाशय तक पहुँचता है। देखते हैं, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। तो ये मुख गुहा में जो लार से सना हुआ भोजन था वो निगल द्वार के द्वारा क्या हुआ कि ग्रास नली में पहुंचा। यह ग्रास नली जो है यह एक मार्ग का कार्य करता है भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक लाने का। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। मतलब ये ग्रास नली जो है, ये ग्रास नली एसोफेगस, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये क्या करता है? भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है और साथ ही साथ इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं, ग्रास नली से भोजन क्रमाकुंचन गति से आमाशय में पहुंचता है। क्रमाकुंचन गति क्या होता है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। क्रमाकुंचन गति किसे कहते हैं? तो जब एक पाइप के द्वारा भोजन फूड पाइप के द्वारा भोजन जाता है तो क्या होता है कि जब भोजन यहाँ पे पहुँचेगा तो ये जो है फैल जाएगा और जब भोजन नीचे चला आएगा तो ये जो है सिकुड़ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं सिकुड़ा हुआ है और यहाँ पे फैला हुआ है।
तो जहाँ पे भोजन जाता है वहाँ पे फैल जाता है, और जहाँ से भोजन चला जाता है वहाँ पे फिर से सिकुड़ जाता है। यही गति करते हुए भोजन पेट तक चला जाता है। यही गति को हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। अगर ये गति नहीं होता हमारे शरीर में तो मुख से डायरेक्ट आमाशय में भोजन गिरता और दर्द सा महसूस होने लगता है, लेकिन क्रमाकुंचन गति के माध्यम से जाता है भोजन आमाशय में, इसीलिए हमारे पेट में दर्द नहीं होता है और डायरेक्ट भोजन नहीं गिरता है। वो आराम आराम से एक क्रमाकुंचन गति के माध्यम से भोजन फूड पाइप के द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। अब हम समझेंगे आमाशय के बारे में, यानी स्टोमक के बारे में। जैसे हम पेट कहते हैं, उदर या गुहा इसी का नाम है। यह आमाशय जो है यह एक जे आकार का संरचना बनाता है और थैलीनुमा संरचना होता है, उसे हम आमाशय कहते हैं। हम देखते हैं आमाशय के बारे में। तो आमाशय जो है यह जे आकार की एक थैले के समान शरीर की बाईं ओर स्थित होता है। यह शरीर के बाईं ओर स्थित होता है और यह जे आकार की रचना होती है और यह एक थैलीनुमा संरचना होता है, जिसे हम आमाशय यानी पेट कहते हैं। इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये आमाशय जो होता है इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसमें जठर रस, जिससे होकर के जठर रस निकलती है। जठर ग्रंथियाँ में जठर रस पाया जाता है, जिसके कारण जठर रस निकलती है। यह पेट में होता है, यह पेट में जठर रस पाया जाता है और यह भोजन के साथ मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं HCl के बारे में। HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HCl के बारे में देखते हैं। यह भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ये HCl जो है भोजन के साथ बैक्टीरिया सब जो आते हैं उसे क्या करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं, यानी मारने का कार्य करते हैं। तो कभी क्वेश्चन अगर रहेगा कि HCl का क्या कार्य है, तो हम बोलेंगे HCl जो है, HCl भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं, या फिर भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं पेप्सिन के बारे में। तो पेप्सिन यह जो है प्रोटीन पर कार्य करता है। यह जो है प्रोटीन पर कार्य करता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब भोजन के रूप में लेते हैं, तो यह क्या करता है, पेप्सिन यह प्रोटीन पर कार्य करता है और उसे पेप्टीन में, यानी पेप्सिन जो है यह प्रोटीन पर कार्य करता है और उसे पेप्टीन में बदल देता है। यानी पेप्सिन प्रोटीन पर कार्य करके पेप्टीन में बदल देता है। उसके बाद हम देखते हैं म्यूकस के बारे में। म्यूकस क्या होता है, तो यह आमाशय की दीवार को HCl से सुरक्षित रखता है। हम जानते हैं HCl जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बेहद खतरनाक होता है। अगर हमारे बॉडी पे ऊपर से पड़ जाए तो वो जला देगा। अब ये सोचिए कि पेट में होते हुए HCl हमारे पेट को क्यों नहीं जलने देता है। तो हमारे पेट में होते हुए HCl जो है पेट को इसीलिए नहीं जलने देता है क्योंकि वहाँ म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस क्या करता है कि ये आमाशय जो है इसकी दीवार पे बना हुआ रहता है, दीवार पे रहता है, और दीवार पे रहने के कारण ये दीवार पे आवरण बना करके रखता है म्यूकस, जिससे HCl जो है उस दीवार को प्रभावित नहीं कर सके। और ये जो होता है ये क्षारीय होता है और ये अम्लीय होता है। और हम जानते हैं जब अम्ल क्षार से मिलता है तो लवणीय बना देता है, यानी साल्टी बना देता है, जिससे कारण हमारे बॉडी को, यानी हमारे पेट जो है उसको जलने नहीं देता है। तो ये हमारे शरीर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, म्यूकस। अगर म्यूकस नहीं होता तो HCl क्या करता, हमारे पेट को जला देता। अगला हम देखते हैं अब आमाशय के बाद हम देखेंगे छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यानी आहार नाल में जो है बहुत सारे मुख गुहा है, आमाशय है, फूड पाइप है, बड़ी आंत है। इस सब में सबसे बड़ा कौन है, तो छोटी आंत है। तो छोटी आंत बड़ा है फिर भी इसका नाम छोटी आंत क्यों पड़ा है, ये भी हम समझ लेंगे अभी। तो छोटी आंत के बारे में समझते हैं। छोटी आंत आहार नाल के सबसे लंबा भाग है। क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार नाल के सबसे लंबे भाग कौन है, तो हम बोलेंगे आहार नाल के सबसे लंबे भाग छोटी आंत है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर तक की होती है। हम लिखा है आहार नाल की लंबाई जो है 8 से 10 मीटर तक की होती है।
तो वैसे ही यहाँ पे छोटी आंत जो है इसका लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है। मतलब आहार नाल का अधिकतर भाग छोटी आंत ही है। अगर 6 से 7 मीटर लंबा छोटी आंत है तो हमारा बॉडी भी उतना बड़ा नहीं है, फिर भी छोटी आंत हमारे बॉडी के अंदर कैसे है ये समझते हैं। तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। यह कुंडलित अवस्था में होती है, कुंडलित अवस्था में होती है यानी क्वाइल की अवस्था में होती है। ऐसे करके आप देख रहे हैं यहाँ पे घूम घूम करके ऐसे ऐसे करके हमारी छोटी आंत है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये छोटी आंत है। छोटी आंत कुंडलित अवस्था में यानी क्वाइल की अवस्था में है, इसीलिए ये 6 से 7 मीटर होते हुए भी हमारे शरीर के अंदर व्यवस्थित हो जाता है। छोटी आंत हमारे शरीर के अंदर व्यवस्थित हो पाता है इसी वजह से, क्योंकि ये कुंडलित संरचना में होती है। इसके अधिकतर भाग में रसांकुर पाए जाते हैं। हम समझते हैं रसांकुर क्या होता है। रसांकुर पाए जाते हैं, इसके अधिकतर भाग में रसांकुर पाए जाते हैं। तो छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत मान लीजिए ऐसे है, हमारा छोटी आंत है ये, तो इसमें रसांकुर उंगली जैसी संरचना, ये छोटी आंत के अंदर उंगली जैसी संरचना बनता है, उसे हम रसांकुर कहते हैं। जैसे ऐसे करके छोटी आंत में रहेगा, इसको हम रसांकुर बोलेंगे। उंगली जैसी संरचना बनता है उसे हम रसांकुर कहते हैं। तो ये छोटी आंत में रसांकुर क्यों बनता है, इसका क्या काम है ये भी समझते हैं। क्योंकि छोटी आंत में ये रसांकुर पाया जाता है तो ये क्या करता है कि ब्लड वेसल्स बनाता है, मतलब ब्लड वेसल्स के माध्यम से ये बॉडी में ले जाता है। ब्लड वेसल्स क्या होता है, यानी रुधिर वाहिनियाँ, यानी रुधिर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। छोटी आंत में भोजन का पाचन हो गया तो यहीं से छोटी आंत में भोजन का पाचन हुआ तो ब्लड के माध्यम से ये बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचेगा। तो ये किसी माध्यम से जाना चाहिए ना, तो किसी माध्यम के लिए क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स बना हुआ है और इसी के माध्यम से यानी रसांकुर बना हुआ है। रसांकुर के माध्यम से ही ब्लड हर एक ऑर्गन में पहुंच जाता है। तो रसांकुर का बहुत ज़्यादा योगदान है छोटी आंत में। अब देखते हैं जो भोजन के पाचन एवं अवशोषण में सहायक है, यानी रसांकुर पाए जाते हैं और ये रसांकुर क्या करते हैं, भोजन के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होते हैं, यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के द्वारा ये सहायक होते हैं हमारे बॉडी में। तो पाचन करते हैं यानी इसी में पाचन होता है भोजन का, और साथ ही साथ अवशोषण होता है यानी एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखते हैं इसमें भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। इसमें क्या होता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन अंतिम रूप से यानी पूर्ण रूप से भोजन का पाचन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जैसा कि हम बताएं कि मुख से भोजन का पाचन शुरू होता है, मुख के बाद क्या होता है कि यह मुख के बाद भोजन कहाँ आता है, ट्रैकिया में आता है, और ट्रैकिया के बाद एक श्वास नली खुलता है और एक इधर रहता है जो ग्रास नली खुलता है। तो ग्रास नली के माध्यम से होते हुए भोजन अमाशय में आता है। अमाशय में आने के बाद भोजन, अमाशय में आने के बाद ये छोटी आंत में आता है और छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण रूपेण हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि छोटी आंत में पूर्णतः पाचन हो जाएगा भोजन का तो ये बड़ी आंत में चला जाएगा। तो अब चलिए हम बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, जबकि छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। फिर भी हम बड़ी आंत इसे क्यों कहते हैं, इसकी लंबाई तो छोटी आंत से कम होती है, फिर भी इसको हम बड़ी आंत क्यों बोलते हैं। तो जानते हैं बड़ी आंत की लंबाई जो है 1.5 मीटर होती है, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है ये मोटाई छोटी आंत से बड़ी होती है, इसलिए इसको हम बड़ी आंत बोलते हैं और उसको छोटी आंत बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है ये ज़्यादा है, लेकिन छोटी आंत की चौड़ाई कम है। लेकिन छोटी आंत लंबी होती है, बड़ी आंत लंबी नहीं होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर ही लगभग होता है, इसीलिए इसे हम बड़ी आंत और उसे छोटी आंत कहते हैं। अब देखते हैं छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है, यानी छोटी आंत जो है, देख रहे हैं यहाँ पे छोटी आंत जो है ये आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है, एक को हम कोलन बोलते हैं और दूसरा को रेक्टम बोलते हैं। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है, एक को हम कोलन बोलते हैं और दूसरा को रेक्टम बोलते हैं।
कोलन जो है 3 भागों में बटा होता है। जैसा कि हम बताएं, बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है, एक कोलन और एक रेक्टम। फिर कोलन जो है 3 भागों में बटा होता है। कोलन कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। इसको हम पहला को अपरिगामी कोलन कहते हैं, दूसरा अनुप्रस्थ कोलन कहते हैं और तीसरा अधोगामी कोलन कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखें, कोलन 3 भागों में बटा होता है। एक को हम अपरिगामी कोलन कहते हैं, दूसरा को अनुप्रस्थ कोलन कहते हैं और तीसरा को अधोगामी कोलन कहते हैं। अधोगामी कोलन जो है रेक्टम में खुलता है। आप यहाँ पे देखे थे बड़ी आंत के 2 प्रकार, एक कोलन और एक रेक्टम। तो कोलन का ये तीसरा भाग अधोगामी कोलन जो है वो रेक्टम में खुलता है। अधोगामी कोलन जो है ये रेक्टम में खुलता है और जो अंत में मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ये जो है अधोगामी कोलन ये रेक्टम में खुलता है और ये अंत में मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो हम देखें बड़ी आंत के बारे में, छोटी आंत के बारे में, आमाशय के बारे में, ग्रास नली के बारे में, ग्रसिका के बारे में और मुख के बारे में। फिर हम एक ये चित्र के द्वारा समझाते हैं 2 मिनट में। ये सारा चीज़ जो हम अभी तक बताएं वो 2 मिनट में अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ मुख होता है, मुख में भोजन जाता है। अगर मुख में भोजन जा रहा है तो भोजन को टुकड़ा करने के लिए और उसको मसलने के लिए दांत होता है और दांत क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करता है, यानी तोड़ता है। साथ ही साथ क्या करता है? उसको सौंधने का यानी उसको मिक्सअप करने का काम जीभ करता है और जीभ साथ ही साथ स्वाद कलिका का भी काम करता है। उसके बाद इसमें लार ग्रंथि पाया जाता है। लार ग्रंथि में लार होते हैं और लार क्या करता है? भोजन को गीला कर देता है। अब क्या हुआ कि भोजन जो आया वो छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो करके भोजन गीला हो गया। गीला होने के बाद भोजन क्या किया? ट्रैकिया में आया। ट्रैकिया में आने के बाद इपिग्लैटिस नामक एक ढक्कन होता है, दरवाज़ा होता है जो श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है, यानी कंठ द्वार में भोजन को जाने से रोकता है और निगल द्वार खोल करके निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली में भोजन चला आता है। ग्रास नली क्या होता है? तो ग्रास नली भोजन के आने का, जो भोजन होता है उसे आने का ये मार्ग देता है, यानी रास्ता देता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन ये आने का, भोजन को आने का रास्ता ग्रास नली ही देता है। ग्रास नली के माध्यम से भोजन आ जाता है स्टोमक यानी पेट में। पेट में आने के बाद भोजन क्या होता है कि HCl और बाइल जूस इससे मिलता है और बाइल जूस मिल करके HCl मिल करके और बहुत सारे ऐसे जो है जूस मिल करके भोजन को मलता है, यानी भोजन को पचाने का काम करता है। यहाँ पे सब मिक्सअप हो जाते हैं भोजन, और भोजन मिक्सअप होने के बाद छोटी आंत में चला जाता है। ये भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने के बाद भोजन, हर एक भोजन छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पे हम बता चुके हैं कि एक उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसके वजह से उसमें भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। रसांकुर पाया जाता है, उंगली जैसी संरचना होती है, उसे हम रसांकुर कहते हैं। रसांकुर जो है भोजन को अच्छे तरह से पचा देता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है और उसमें एक ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स के माध्यम से क्या होता है कि बॉडी में ये चला जाता है, यानी रुधिर वाहिनियों के द्वारा ये जो जितने भी हमारे प्रोटीन रहे, कार्बोहाइड्रेट रहे और वसा रहे, ये सब पच करके ब्लड से मिल करके हमारे बॉडी में चला जाता है। उसके बाद जो अपचा भोजन होते हैं, ठीक है, जो अपचा भोजन होते हैं उसे अवशोषित करके यानी बड़ी आंत में ले जाया जाता है और बड़ी आंत के माध्यम से क्या होता है कि यह बड़ी आंत, यहाँ पे आप देख रहे हैं, बड़ी आंत के माध्यम से क्या होता है कि ये रेक्टम में खुलता है और रेक्टम के बाद ये रेक्टम में खुलता है और रेक्टम के बाद जो भोजन है वो मलद्वार के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो आज हमने जाना पोषण, मानव में पोषण के बारे में।